हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। दिस इज धर्मेंद्र नरूका, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। दोस्तों, आज मैं एक बार फिर हाजिर हूं आपके लिए मिक्स्ड एरर डिटेक्शंस का सेशन नंबर 4 लेके। यानी कि एक बार फिर हम आज बात करेंगे 24 इंपॉर्टेंट स्पॉटिंग एरर क्वेश्चंस की, जिनके थ्रू हम उनके डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, डिटेल्ड बेस को जानने की कोशिश करेंगे। और आज इस सेशन को मैं बड़ा इंटरेस्टिंग बनाने वाला हूं। हम हर एक एरर के पीछे लॉजिकल बातें करेंगे, कॉन्सेप्ट की बातें करेंगे और उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, रिप्लेसमेंट क्या हो सकता है, उन सभी तमाम चीज़ों की बातें आज हम करने वाले हैं। सो ओवरऑल दिस सेशन इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल ऑल ऑफ यू हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रिलेटेड टू इंग्लिश। ओके, सो आपको बना रहना है वीडियो के आखिर तक। और अब हम करते हैं शुरुआत। कहीं नहीं जाइएगा, चीज़ों को समझिएगा और पढ़िएगा। चलिए, आज का मिक्स्ड एरर डिटेक्शन सेशन 4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखते हैं। देखिए, आई हैव नॉट कम अक्रॉस वेरी फ्यू पीपल हु थिंक ऑफ थिंग बियॉन्ड देयर डेली वर्क। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को आप एक बार देख लीजिए। इस सेशन का फर्स्ट है, यानी वैसे तो ये 76 नंबर का क्वेश्चन है, क्योंकि हम 75 क्वेश्चंस तक की बात मिक्स्ड एरर के सेशन नंबर 3 तक कर चुके थे और हम बात कर रहे हैं अब 4th की। 4th में हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो 76 नंबर का है, जिसके अंदर आपको ये सारी बातें जो दी गई हैं उनको पढ़ लीजिए, फिर मैं बताता हूँ किस तरीके से हमारा आंसर आएगा। चलिए, पहला ऑप्शन है आई हैव नॉट कम अक्रॉस वेरी फ्यू पीपल who think of think beyond their daily work। चलिए बताइए, क्या ऑप्शन नंबर ए में कहीं कोई एरर है क्या? कहीं कोई एरर है क्या? देखो, आई के साथ हैव है, तो यहाँ पर मेरे दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई के साथ हैव का यूज हो सकता है। उसके बाद देखो, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो नो डाउट थर्ड फॉर्म दे रखी है आपको। कम अक्रॉस का मतलब होता है टू मीट। क्या होता है? मिलना। ठीक है, टू मीट, तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ऑप्शन नंबर ए आपका पूरी तरीके से क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर 2 पे आए वेरी फ्यू पीपल, है ना। अब देखो, अब यहां देखना, यहां पर मेरे दोस्तों किसका इस्तेमाल हुआ है? फ्यू का इस्तेमाल हुआ है ना, फ्यू का। और फ्यू, याद रखना, जो फ्यू है ना वो अपने बाद में नाउन कैसा लेता है? प्लूरल लेता है। नाउन कैसा आना चाहिए? प्लूरल आना चाहिए। अब आप एक बार चेक कीजिए, क्या नाउन प्लूरल है? क्या पीपल आया हुआ है? पीपल आया हुआ है, सो नाउन प्लूरल है ना। अब देखो, फ्यू के बाद में यहाँ क्या लगा हुआ है? वेरी लगा हुआ है, और वेरी से पहले आपको कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा। अब क्यों लगाना पड़ेगा वो समझिए, आप वो समझने की कोशिश कीजिए। देखिएगा, आप थोड़ा सा देखिएगा, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो, एक तो होता है फ्यू, क्लियर है? एक तो होता है फ्यू, एक होता है मेरे दोस्तों अ फ्यू, और होता है द फ्यू। ये फ्यू की पूरी कैटेगरी हो जाती है, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। तीनों बात समझ में आ गई। देखो, फ्यू जो वर्ड है वो नेगेटिव होता है अर्थ में, जिसका मतलब ना कुछ के बराबर होता है। ए फ्यू का मतलब होता है सम, किसके अर्थ में? सम के अर्थ में। और द फ्यू का मतलब होता है ऑल, जितने भी, जितना भी के अर्थ में। ठीक है, तो यानी अगर इन तीनों को एनालिसिस हम करें तो हमें पता लगता है कि इसका यूज तो जनरली नेगेटिव अर्थ में होता है, ना के बराबर। ए फ्यू का मतलब सम के अर्थ में होता है, द फ्यू का मीनिंग होता है ऑल के अर्थ में। सो ओवरऑल इस बात को समझें तो यहां पर दिया है वेरी फ्यू पीपल। इसका मीनिंग तो ये हुआ कि उसके जो दोस्त थे ना वो थे ही नहीं, ना के बराबर थे। तो फिर हु थिंक ऑफ बियॉन्ड देयर डेली वर्क, तो फिर ये डेली वर्क से भी ऊपर की बातें हैं, चीजें हैं, उनके बारे में सोच कौन रहा है? यानी कि यहां अगर आपने ए वेरी फ्यू लगाया तो इसका मतलब है कि उसके कोई दोस्त है ही नहीं, या वो लोग ही नहीं है। ए वेरी फ्यू पीपल का मतलब है कि वो उन लोगों से मिला ही नहीं, तो अर्थ नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव हो जाएगा तो आपको यही तो चेंज करना है, यानी ए वेरी वेरी फ्यू की जगह आपको मेरे दोस्तों यूज करना है अ वेरी फ्यू। क्या करना है? अ वेरी फ्यू। क्लियर है? बात आ गई समझ में? क्योंकि यहां जो यूज होगा ना वो सम के अर्थ में होगा, ना कि नॉट के अर्थ में। क्योंकि नॉट लगाने के बाद मेरे दोस्तों क्या बन जाती है? चीज नेगेटिव बन जाती है। देखो, एक बार फिर समझ लीजिए क्या कहना चाहता है सेंटेंस की। आई हैव नॉट
come across very few people who think of think beyond their daily work, यानी मैं कुछ न के बराबर लोगों से मिला हूँ, यानी आई हैव नॉट मीट वेरी फ्यू पीपल, न के बराबर लोगों से नहीं मिला जो सोचते हैं थिंग यानी चीज़ों के बारे में, उनकी जो डेली लाइफ है उसके बाहर, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ चीज़ नेगेटिव हो गई, एक नेगेटिव है एक नेगेटिव है, दो नेगेटिव तो बेटा वैसे भी यूज नहीं होते, पहली बात तो। दूसरी बात ये समझो कि यहाँ वो कुछ लोगों से भी नहीं मिला, ए वेरी फ्यू पीपल, ना कुछ लोगों से भी नहीं मिला जो इस बात को सोचते हैं। तो फिर उस कंडीशन में ओवरऑल आपको करना क्या है, ओवरऑल करना क्या है आपको, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से आपको इससे पहले क्या लगा देना, आ लगा देना, ए वेरी फ्यू पीपल, कुछ लोगों की बात ही करेगा, और आपका आंसर मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा मेरे भाई, सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। इस तरीके से आप स्पॉट कर सकते हो एरर को, कहाँ पर जो एरर है वो आपको मिल जाएगी। बस आपको सभी ऑप्शंस को एनालिसिस करते समय बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा, और आपकी सारी जो प्रॉब्लम है वो समझ में आ जाएगी आपको कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ या सेंटेंस में कहाँ गलती है, सारी बातें बड़ी अच्छे से समझ में आ जाएंगी, है ना। चलिए, आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, सभी को समझ में आ गया। चलिए बात करते हैं 77 की, है ना। 77 में है कि ही मैनेज्ड टू बोर्ड द रनिंग ट्रेन बट ऑल हिज लगेजेस वाज लेफ्ट ऑन द स्टेशंस, है ना। चलिए आप भी पढ़िए, ऑब्जर्व कीजिए, एनालिसिस कीजिए। देखिए पहले वाले ऑप्शन को देखिए क्या है, मैनेज्ड है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। टू बोर्ड, बोर्ड का मतलब होता है चढ़ना, द रनिंग ट्रेन किस में, चलती हुई ट्रेन में, बट लेकिन ऑल हिज लगेजेस, है ना। देखो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन यहाँ पर क्या लगा दिया, लगेजेस। और याद रखना मेरे दोस्तों, लगेजेस कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा, यानी लगेजेस नहीं होगा, ये क्या होगा, लगेज होगा, है ना। याद रखना, ये कैसा नाउन है मेरे दोस्तों, ये अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल। एंड अनकाउंटेबल नाउन जनरली कैन नॉट बी प्लूरलाइज। इट मीन्स अनकाउंटेबल नाउन अगर है तो फिर उसका जनरली प्लूरल नहीं बनाया जाता, यानी कि उसमें एस और ईएस का यूज नहीं किया जाता, है ना। तो उसी रूल को आप माइंड में रखते हुए यहाँ अप्लाई करें तो पता लगा कि लगेज तो अनकाउंटेबल है और लगेज के साथ एस नहीं लग सकता, तो आपने यहाँ पर एस को डिलीट कर दिया और आप सिर्फ क्या लिखोगे मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, लगेज लिखोगे, और लगेज के साथ फिर आपकी जो वर्ब है ना वॉज, वो भी फिट हो जाएगी। एस या ईएस वाले के साथ तो वर आना चाहिए था ना, यहाँ पे वर क्यों नहीं आया, बिकॉज लगेज इज एन अनकाउंटेबल नाउन, सो इट also written with singular form and takes singular verb. Is that clear all of you? समझ में आ गई ना बात। लगेज को कहाँ नहीं लिखेंगे हम, प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखेंगे। चीज़ों को आप बड़े अच्छे से समझ जाओगे, बस आप थोड़ा सा फोकस और कंसंट्रेशन रखिए। चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं मेरे भाइयों, और बात करते हैं हम 78 की। ओके 78 की। So question number 78 is on the screen, and the question is the journalist along with the camera crew were kidnapped by the militants last night। और उसके बाद नो एरर है ना। अब देखो जो आपका ये सेंटेंस है और उसका जो पहला सेक्शन है, जो पहला पोर्शन है, वो क्या कहता है, देखो वो क्या कहता है कि इसमें क्या लगा हुआ है, अलॉन्ग विथ लगा हुआ है। अलॉन्ग विथ से पहले एक क्या दिया गया है आपको, सब्जेक्ट नंबर 1 दिया गया है, और अलॉन्ग विथ के बाद क्या दिया गया है, द कैमरा क्रू, ठीक है, कैमरा क्रू यहाँ तक दिया गया है, ये आपका सब्जेक्ट नंबर 2 है, ठीक है। अलॉन्ग विथ अपने आप में मेरे दोस्तों क्या है मेरे भाई, प्रपोजिशन है। क्या है, समझने की कोशिश करना, क्या है, प्रपोजिशन है। अब रूल ये कहता है कि अगर 2 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, S1 S2, और यहां हम क्या लगा दें, प्रपोजिशन लगा दें, तो जो वर्ब आएगी ना मेरे भाई, जो वर्ब आएगी ना वो किस वाले के हिसाब से आएगी, S1 वाले के हिसाब से आएगी, यानी सब्जेक्ट 1 के हिसाब से आएगी। सो ओवरऑल इस रूल को अगर हम एनालिसिस करें, अप्लाई करें यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे चेक किया कि हमारा ये प्रपोजिशन है, इज दैट क्लियर, हमारा ये प्रपोजिशन है, और हमारा एक तो S2 सब्जेक्ट है द कैमरा क्रू, तो इस वाले सब्जेक्ट से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ओवरऑल हमें बात किसकी करनी है, S1 की, जिसमें क्या लिख रहा है, जर्नलिस्ट।
क्या लिखता है, जर्नलिस्ट, जो सिंगुलर है, क्लियर है, सिंगुलर है। तो देखो इस सिंगुलर को अगर आपने वर्ब पर अप्लाई किया तो आपका वर नहीं होगा, क्योंकि सिंगुलर के लिए मेरे दोस्तों क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा, वर्ब क्या आ जाएगी फिर, वॉज, क्या आ जाएगी मेरे दोस्तों, वॉज आ जाएगी ना, क्लियर है। तो आपको वर्ब के स्थान पर क्या लगा देना है, वॉज लगा देना है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है किडनैप्ड बाय द मिलिटेंट्स लास्ट नाइट, ठीक है, लास्ट नाइट है इसलिए सब पास्ट में लिखा गया है। और किस फॉर्म में लिखा हुआ है, पैसिव फॉर्म में लिखा हुआ है, समझ रहे हो ना। पैसिव फॉर्म का मतलब कोई भी हेल्पिंग वर्ब दे दी जाए, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म दे दी जाए, सो ओवरऑल ये क्या बन जाती है, पैसिव स्ट्रक्चर बन जाता है और चीज़ें आसानी से समझ में आ जाती है। क्लियर है ऑल ऑफ यू। चलिए बढ़ाते हैं सेशन को आगे, बात करते हैं 79 की। किसकी बात करते हैं, 79 की। अच्छा 78 सबको अच्छे से समझ में आ गया ना, अच्छे से समझ में आ गया। चलिए अब हम बात करेंगे 79 की। और 79 में गिवन क्या है देखिए, सी टोल्ड हर सन टू वेट इन द कार until she does not return from the shop। अच्छा ये तो बड़ा इजी है, जहां तक मैं सोचता हूं आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि ये until है ना, until समझ रहे हो ना, until चीजें देखते ही पकड़ में आनी चाहिए। ये until है ना, until, अब आप समझना ये until जो है वो एक नेगेटिव वर्ड है। कैसा वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। until कैसा वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है। और नेगेटिव वर्ड अगर एक सेंटेंस में यूज हो जाए तो कोई दूसरा नेगेटिव वर्ड वहां नहीं आएगा, नहीं आएगा ना, क्योंकि ये किसका अर्थ देता है, नेगेटिव वर्ड है। इसका हिंदी मीनिंग होता है जब तक नहीं। क्लियर ऑल ऑफ यू, हिंदी अर्थ क्या होता है, जब तक नहीं। और until बात किसकी करता है, बात किसकी करता है, ध्यान रखना, या टाइम की बात नहीं करता, ये कंडीशन की बात करता है। किसकी बात करता है मेरे दोस्तों, कंडीशन की बात करता है, शर्त की बात करता है। और ये नेगेटिव वर्ड है, ये अपने साथ में कोई दूसरा नेगेटिव नहीं लेता है, और अगर लेता है तो फिर एरर बनती है। और हमारे यहाँ ऐसा ही तो हुआ है, यहाँ डज नॉट लगाया है। क्या लगाया है, डज नॉट लगाया है। और डज नॉट नहीं आएगा क्योंकि हमको until को देखकर ये बात पता लगती है कि या तो until का यूज करो या डज नॉट का यूज करो, है ना, क्योंकि until यूज हो गया है पहले तो डज नॉट नहीं आएगा। आपको रिटर्न में क्या लगा देना है, एस लगा देना है, यानी रिटर्न्स हो जाएगा। और आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, सही हो जाएगा, है ना। सेंटेंस होगा शी टोल्ड हर सन टू वेट इन द कार until she returns from the shop, है ना, समझ में आ गई ना। until और till दो शब्द होते हैं, थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ। एक होता है till, till पॉजिटिव है और until कैसा है, नेगेटिव है ना। इसका मतलब जब तक है, जब तक नहीं है। अब याद रखना till की स्पेलिंग में 2 बार एल आता है, until में 1 बार एल आता है। ये बात आप नोट कर लीजिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स व्हेन राइट द स्पेलिंग ऑफ until दे यूज डबल एल, है ना। तो आपको डबल एल यूज नहीं करना है, क्योंकि एक एल ड्रॉप कर देना है, क्योंकि इंग्लिश है जो आर्बिट्रेरी है, नहीं फिक्स चीजें होती हैं इसके अंदर। तो स्पेलिंग्स का भी आपको देख के चलना है। तो मेरे भाइयों आपको 79 तक समझ में आ गया। 4 क्वेश्चंस की बात अब तक हम कर चुके हैं। 25 क्वेश्चंस इस पूरे सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी हमारे पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं डिस्कस करने के लिए। चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे और बात करते हैं 80 और 81 की। चलिए फटाफट देखिए, दिया हुआ है द नंबर ऑफ फ्लू केसेस इज डिक्रीजिंग स्लोली थैंक्स टू द टाइमली गवर्नमेंटल एफर्ट्स और नो एरर। चलिए देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट को देखिए क्या दिया है, द नंबर ऑफ फ्लू केसेस, द नंबर ऑफ फ्लू केसेस। ठीक है, देखो जो द नंबर है ना वो अपने आप में कैसा है, पहले ये क्लियर कीजिए, ये सिंगुलर है, अपने आप में कैसा है, सिंगुलर है। क्लियर, सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। अपने बाद में नाउन कैसा लेता है, प्लूरल, तो प्लूरल है। यानी ओवरऑल यहां तक का कंस्ट्रक्शन हमारा एकदम से सही है। फिर कंटिन्यूअस टेंस है और उसके बाद में क्या दिया गया है, एडवर्ब दिया गया है, और स्लो में एल वाई लगाओगे तो एडवर्ब बन जाएगा। तो यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर, यहाँ तक की बात आ गई समझ में, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आप बढ़े, थैंक्स टू द टाइमली गवर्नमेंटल एफर्ट्स। एफर्ट्स नाउन, ये एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को जो क्वालिफाई करे वो मेरे भाई हो एडवर्ब। सो ओवरऑल यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउन को क्वालिफाई एडजेक्टिव कर रहा है, एडजेक्टिव को एडवर्ब कर रहा है। सो ओवरऑल पूरा की पूरा कंस्ट्रक्शन ठीक है ना। तो जब ठीक है तो फिर हमारा आंसर क्या बनता है,
नो एरर बनता है। क्या बनता है? नो एरर बनता है ना। तो इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? बात समझ में आ गई ना? क्या करना है आपको इस वाले क्वेश्चन में, जो आंसर आपका आने वाला है वो कौन सा है? नो एरर है। इज दैट क्लियर? चलिए, उसके बाद है द प्रिंसिपल स्पॉटेड इंदिरा। ठीक है, प्रिंसिपल ने किसको स्पॉट किया? इंदिरा को किया। और विच वॉज सिटिंग इन द कैंटीन एट द टाइम व्हेन शी शुड बी अटेंडिंग द क्लासेज। ओके, सो क्लियर है? देखो, अब इंदिरा के बाद क्या यूज किया गया है? विच यूज किया गया है। चेक कीजिए, क्या इंदिरा के लिए विच का यूज हो सकता है? आपने विच को एनालिसिस किया तो विच का पता लगा, या तो ये एनिमल्स के लिए यूज होता है। किसके लिए होता है? एनिमल्स के लिए। फिर यह होता है थिंग्स के लिए। किसके लिए? थिंग्स के लिए। सो ओवरऑल अगर इंदिरा की बात करूं तो इंदिरा तो कौन है? पर्सन है। पर्सन है ना। और पर्सन के लिए सब्जेक्ट के रूप में हम किसका यूज करते हैं? हु का यूज करते हैं। आई ना बात समझ में? यानी पर्सन के लिए हम तो हु का यूज करते हैं, जबकि इंदिरा के लिए विच का यूज किया है। सो दिस इज द पॉइंट टू बी नोटेड कि हम इंदिरा के लिए विच का यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि विच का यूज तो एनिमल्स और थिंग्स के लिए हुआ है, जबकि इंदिरा तो एक पर्सन है। इंदिरा तो एक पर्सन है, और पर्सन के लिए सब्जेक्टिव फॉर्म के रूप में किसका यूज होता है? हु यूज होता है, जिसके बाद में वर्ब आती है। अब वर्ब तो गिवन है, तो कंस्ट्रक्शन सही है, बस गलती ये है कि हमको विच हटाना है और विच के स्थान पर हमें क्या लगाना है? हु लगाना है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? क्या करना है? हमको विच हटाना है और उसके स्थान पर किसका यूज करना है? हु का यूज करना है। बात सबको समझ में आ गई ना क्या करना है? आई होप अच्छे से क्लियर हो गया सबका। तो ये दोनों क्वेश्चंस हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं। चलिए बढ़ाते हैं सेशन को आगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की। चलिए देखिएगा, 81 में गिवन है हमें, इफ आई विल मीट नयन इन द मीटिंग आई विल गिव हिम योर मैसेज नो एरर। चलिए, क्वेश्चन को समझाने से पहले एक कॉन्सेप्ट आपको मैं समझाना चाहूंगा, थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए और समझने की कोशिश कीजिए। देखिएगा, कंडीशनल जो सेंटेंस होते हैं, कौन से सेंटेंस मेरे दोस्तों? कंडीशनल, है ना। कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं उनमें क्या होता है कि अगर इफ क्लॉज में आपको सब्जेक्ट के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया हुआ है, तो फिर सामने वाले क्लॉज में सब्जेक्ट के बाद मेरे भाइयों विल और सेल का यूज होता है। किसका यूज होता है? विल सेल के साथ फर्स्ट फॉर्म का। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए हो तो मुझे लगता है कि आपको इस वाले सेंटेंस में एरर भी पता लग गई होगी, है ना। अब देखिए आप चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। देखो, इफ के बाद इन्होंने यहाँ क्या यूज किया है? फ्यूचर इंडेफिनिट यूज किया है, और दूसरे वाले सेक्शन में भी इन्होंने विल के बाद फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है। कुल मिला के दोनों जगह पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज किया है, जो कि कंडीशनल सेंटेंसेस में नहीं होता है। अगर फ्यूचर इंडेफिनिट का यहाँ यूज हुआ है तो इफ क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होता है। किसका यूज होता है मेरे भाइयों? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। सो आपको यहाँ से किसको हटा देना है? विल को हटा देना है। विल को हटाने के बाद हमारे पास बचता है मीट यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो आई, जो कि प्लूरल का काम करता है, तो उसके साथ प्लूरल। तो इस तरीके से ये वाली चीज क्या हो जाती है? फिट हो जाती है, और आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। यानी यहाँ आपका आंसर है, यानी यहाँ पर गलती की गई है। तो 82 में हमारा जो आंसर आया वो क्या आया? विल को हटाएंगे, ऑप्शन नंबर 1 है, और केवल मीट रखेंगे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट को शो करेगा। यानी ये किसका स्ट्रक्चर लिखा हुआ है मैंने? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। किसका लिखा हुआ है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। सो ओवरऑल बात समझ में आ गई। कंडीशनल सेंटेंसेस से रिगार्डिंग जितनी भी मिस्टेक्स हैं उनको आप आधार मानकर इस स्ट्रक्चर को आप करोगे तो इजी वे में वो चीजें सॉल्व हो जाएंगी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। 83 में है, विदाउट एनी डाउट अहमद इज द मोस्ट सिंसियर ऑफ ऑल द स्टूडेंट इन द क्लास, नो एरर। चलिए देखिए क्या हो सकती है एरर। पहले वाले ऑप्शन को देखा, विदाउट एनी डाउट, तो विदाउट के बाद मेरे दोस्तों एनी का यूज हो सकता है। विदाउट के बाद एनी का यूज हुआ, एकदम सही है। डाउट है, उसके बाद विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी रिस्पॉन्स, दीज आर द सम फिक्स्ड टर्म्स, और यहाँ पर एनी का यूज हो सकता है। सो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी में गए तो दिया अहमद इज, तो अहमद के साथ इज का यूज होगा।
द मोस्ट, है ना, मोस्ट से पहले आर्टिकल क्या लगता है, सिंसियर, ओके, एडजेक्टिव है, ऑफ ऑल द स्टूडेंट, क्लियर है ना, क्लियर है। अब समझना आप, जो बेटा ऑल है ना उसके साथ जनरली किसका यूज होता है, आर्टिकल देगा, ठीक है। और उसके बाद याद रखना, अगर आपकी नाउन काउंटेबल है और नाउन अनकाउंटेबल है, इन दोनों चीज़ों को समझ जाइए आप, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। नाउन अगर आपका काउंटेबल है तो वो कैसा होगा, प्लूरल होगा, और नाउन अगर अनकाउंटेबल है तो वो कैसा होगा, सिंगुलर होगा। क्लियर बात, यानी ऑल के बाद अगर काउंटेबल है तो प्लूरल, अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर। सो यहां पर जो स्टूडेंट है उसे काउंटेबल के आधार मानकर मेरे दोस्तों क्या करना पड़ेगा, आपको प्लूरल चलना पड़ेगा ना। तो आप स्टूडेंट को काटोगे, हटाओगे और क्या कर दोगे, स्टूडेंट्स कर दोगे, क्या कर दोगे, स्टूडेंट्स कर दोगे। इस तरीके से बात आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। आ गई ना बात समझ में, क्या करना है कि अगर ऑल आए तो उसके बाद आर्टिकल दे क्या यूज होगा, नाउन काउंटेबल है तो प्लूरल आएगी, अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर आएगी। हमने यहाँ देखा स्टूडेंट है जो तो काउंटेबल होता है, तो आप फिर काउंटेबल को कहाँ कन्वर्ट कर दोगे, प्लूरल फॉर्म में, और काउंट का उसका स्टूडेंट का स्टूडेंट्स हो जाएगा। और इस तरीके से आपकी जो एरर बनती है ना मेरे दोस्तों, वो कौन से पार्ट में बनती है, फोर्थ वाले पार्ट में बनती है। इज दैट क्लियर। चलिए यहाँ तक की बात सबको समझ में आ गई। 82, 83 की बात आई थिंक सबको समझ में आ गई है। तो फिर बढ़ाते हैं सेशन को आगे और बात करते हैं हम अब 84 और 85 की। क्लियर है, यहाँ तक हो गया ना। 84 देखिए, हैड इट नॉट बीन रेनिंग सो हैवीली, had it not been raining so heavily we would have surely gone for a picnic to the hill station। चलिए अब बताइए इसमें कहाँ हो सकती है प्रॉब्लम, इसमें कहाँ हो सकती है मेरे दोस्तों प्रॉब्लम, आप मुझे बताइएगा, फटाफट बताइएगा। देखिए had it not been raining, तो ये जो पूरा हिस्सा है ना, ये सारा की सारा कहाँ लिखा हुआ है, कंडीशनल सेंटेंस में। कहाँ लिखा हुआ है, कंडीशनल सेंटेंस में। और इसके बाद है सो हैवीली, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। हेड के साथ बीन और बीन के साथ रेनिंग, यानी कि ये लिखा हुआ है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू। कहाँ लिखा हुआ है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिखा हुआ है ना। और उसके बाद है वुड हैव श्योरली गॉन फॉर ए पिकनिक टू द हिल स्टेशन। ठीक है, हिल स्टेशन। अब देखिए होता क्या है कि अगर हेड के बाद में सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है या फिर बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, तो ये परफेक्ट को, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस को दर्शाती है। तो सामने वाले पार्ट में सब्जेक्ट के बाद वुड आएगा, वुड के बाद हैव आएगा, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। क्लियर है। तो जब हमने कंस्ट्रक्शन पर नज़र डाली तो वुड मिल गया, हैव मिल गया और गो की थर्ड फॉर्म गोन मिल गई, फिर आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। इस तरीके से 84 के अंदर आपको ऑप्शन नंबर 5 पर टिक करना है, नो एरर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू। चलिए बात करते हैं 85 की। द स्टूडेंट्स ड्रेस्ड देम इन दियर trendiest best attires as they attended the annual day program of the college। देखो इस तरीके के सेंटेंस को जब आप पढ़ते हो तो आप एक चीज जरूर नोटिस करना कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब और वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट आया है उन तीनों का कंस्ट्रक्शन क्या सही है। थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में ले जाना चाहूंगा और वहां समझाना चाहूंगा बातें किस तरीके से। देखो सब्जेक्ट के बाद वर्ब और वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ये बात सबको समझ में आती है ना। जो सब्जेक्ट काम करता है उससे कौन इफेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है। यानी सब्जेक्ट के द्वारा किए गए काम से जो चीज इफेक्ट होती है वही क्या कहलाती है, वही कहलाती है ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू, है ना। अब देखिए यहां पर जो चीज कही गई है उसको समझने की कोशिश करना। द स्टूडेंट ड्रेस्ड देम, स्टूडेंट ने किनको कपड़े पहनाए, उन्हें कपड़े पहनाए। समझना, मैं जो पॉइंट तक आपको ले जाना चाहता हूं वो पॉइंट समझना। इन दियर ट्रेंडिएस्ट बेस्ट अटायर्स। अब देखिए
यहाँ इन्होंने देयर लगाया और इस देयर का यूज किसके हिसाब से होगा? स्टूडेंट्स के हिसाब से होगा। यानी जो पॉजेसिव केस आप लगाते हो वो सब्जेक्ट के हिसाब से होता है ना, सब्जेक्ट के हिसाब से होता है। अब इसके हिसाब से ये है तो फिर इनको कपड़े क्यों पहनाए उन्होंने? क्योंकि ट्रेंडिएस्ट बेस्ट अटायर्स तो इनकी बात हो रही है, यानी कहीं ना कहीं इस देम वाले में प्रॉब्लम है, देम वाले में प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम ये है कि कपड़े इन्होंने खुद ने पहने, और जब खुद की बात आएगी यानी जब ऑब्जेक्टिव फॉर्म किसको रिप्लेस करे, किसको रेफर करे? सब्जेक्ट को रेफर करे। यानी कोई ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट को रेफर करे तो वो ऑब्जेक्ट किस कैटेगरी में आ जाता है? रिफ्लेक्सिव कैटेगरी में आ जाता है। प्रोनाउन यूज हुआ है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। तो अगर आप देम की जगह पर रिफ्लेक्सिव लगाओगे तो क्या हो जाएगा? देमसेल्व्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? देमसेल्व्स हो जाएगा। तो कुल मिला के बात यूं समझ में आई कि हमें करना क्या है? क्या करना है? देखिए आप, हमें करना ये है कि आपको इस देम के स्थान पर, किसके स्थान पर? इस देम के स्थान पर आपको देमसेल्व्स करना है। क्या करना है? देमसेल्व्स। क्लियर है? आ गई ना बात समझ में? क्या करना है? देमसेल्व्स करना है। सेंटेंस बोला जाएगा, द स्टूडेंट्स ड्रेस्ड देमसेल्व्स। विद्यार्थियों ने खुद को तैयार किया इन देयर ट्रेंडिएस्ट बेस्ट अटायर्स, जो सबसे ज्यादा उनके पास अच्छे कपड़े थे ट्रेंड के हिसाब से। एज, क्योंकि दे अटेंडेड द एनुअल डे प्रोग्राम ऑफ द कॉलेज। सो दे किसके लिए यूज हुआ है? ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए यूज हुआ, इसीलिए हम दे का क्या कर देंगे? देमसेल्व्स कर देंगे, यानी देम को हटाएंगे और इसका रिफ्लेक्सिव फॉर्म लगा देंगे, क्या? देमसेल्व। इस तरीके से आपकी जो एरर होगी वो कहाँ पार्ट, किस पार्ट में होगी मेरे दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 वाले पार्ट में होगी। तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई सभी को? अब एक बार देख लीजिए, फटाफट देख लीजिए। आपको एरर में कहीं भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। मैं इतनी सारी एरर्स आपके लिए लेके आया हूं कि अगर आप सबको पढ़ लोगे तो आपको एग्जाम में 10 में से 8 और 9 मार्क्स लाने से रोकने वाला कोई नहीं होगा। बस आपको पढ़ने की जरूरत है। यू नीड टू स्टडी हार्ड, माइंड इट। ठीक है, चलें पढ़ाएं सेशन को आगे और बात करते हैं मेरे दोस्तों अब 85 से आगे की, यानी 86 की। ठीक है, चलिए 86 पर हम आए और 86 में क्या बातें हैं उन बातों की चर्चा अब हम करेंगे। देखिए 86 को पढ़िए। द रीजन बिहाइंड हिज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाइट इज due to the malfunctioning of a gland situated in the brain। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है? पहले ऑप्शन में द रीजन बिहाइंड हिज, है ना? क्या दिया हुआ है? द रीजन बिहाइंड हिज, है ना? तो रीजन क्या है उसकी बात करें, हिज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाइट। उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाइट के पीछे जो कारण है वो क्या है? इज ड्यू टू द मेल फंक्शनिंग ऑफ ग्लैंड सिचुएटेड इन ब्रेन, यानी उसके ब्रेन में जो ग्लैंड है, जो ग्रंथि है, उसका मेल फंक्शनिंग है, वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया? देखो, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, आप जैसे बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, कारण को बताने के लिए 2 शब्दों का इस्तेमाल कर लिया। वो शब्द कौन कौन से ये भी समझ लिए। देखो, एक तो इन्होंने यहाँ यूज किया है ड्यू टू का, एक उन्होंने यूज किया है द रीजन का। यानी मैं यूं कहूं कि रीजन बताओ, यानी कि ये भी तो कारण है, और ड्यू टू का मतलब भी क्या होता है? कारण होता है। यानी दोनों में किसकी बात की हुई है? कारण की बात की हुई है। अब आपको किसी एक चीज के लिए 2 वर्ड्स के यूज की जरूरत थोड़ी पड़ती है, यानी आप या तो द रीजन लगाओ या ड्यू टू लगाओ। क्लियर है? दोनों में से किसी एक का यूज करोगे, आप दोनों का यूज नहीं कर सकते। यानी रीजन का किया तो ड्यू टू का नहीं करोगे, ड्यू टू का किया तो रीजन का नहीं करोगे। लेकिन आपको इन दोनों में से किस वाले को हटाना ये भी समझना होगा, क्योंकि आप तो द रीजन को हटाया है, तो अगर द रीजन को हटा दिया तो फिर आपका सेंटेंस थोड़ा अधूरा हो जाएगा, सेंस में कंप्लीट नहीं होगा। तो आप द रीजन को नहीं हटाओगे, क्योंकि वैसे भी इसका यूज पहले हुआ है और सही यूज है, तो आपको हटाने की कहीं जरूरत नहीं है। आप किसको हटा दोगे? ड्यू टू को यहाँ से डिलीट मारो,
एलिमिनेट करो, इसको हटाइएगा और इस तरीके से आपको एरर 86 के पार्ट नंबर 2 में मिल जाएगी। कहाँ मिल जाएगी? पार्ट नंबर 2 में। और इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, सॉल्व। और फिर हम बात करेंगे 87 की। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 87। अनलाइक दीज डेज, है ना, दीज के बाद डेज का यूज हो सकता है। ही एंजॉयड रीडिंग बुक्स एंड स्पेंड क्वाइट सम थीम इन द लाइब्रेरी व्हेन ही वाज यंग। चलिए फटाफट देख लीजिए कहाँ हो सकती है एरर। अब मैं बताता हूँ आपको एरर कहाँ होगी, देखिएगा, है ना। सबसे पहले देखिए आप, यहाँ पे कौन सा टेंस हुआ है? सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट टेंस। यहाँ क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देख लेना आप, खुद नोटिस करना। और यहाँ पर भी क्या है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी कि पास्ट टेंस। सो सेंटेंस के शुरुआत में और सेंटेंस के लास्ट में दोनों जगह पे क्या दिया हुआ है? आपको पास्ट टेंस दिया हुआ है। और बीच में मेरे दोस्तों क्या दिया गया है? यहाँ पे प्रेजेंट टेंस दिया गया है। एंड आई ऑलवेज एक्सप्लेन ऑल ऑफ यू कि जब भी आप सीक्वेंस ऑफ टेंस की बात करते हो ना, तो ध्यान ये रखना है कि अगर एक पोर्शन में पास्ट है तो सामने वाले पोर्शन में भी पास्ट होगा। अगर एक पोर्शन में प्रेजेंट है तो सामने वाले पोर्शन में प्रेजेंट या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट होता है। तो देखो यहाँ शुरुआत पास्ट से हुई है, इसकी क्लोजिंग पास्ट से हुई है, लेकिन बीच में हमें क्या दे रखा है? प्रेजेंट दे रखा है, जो कॉन्टेक्स्ट में फिट नहीं होता, यानी कि वो सीक्वेंस ऑफ टेंस के हिसाब से गलत है, इनकरेक्ट है। तो फिर आपको क्या करना है वो भी सुन लीजिए। सॉल्यूशन भी तो होना चाहिए ना, उसके लिए करना क्या है? तो उसके लिए आपको करना ये है कि स्पेंड को सेकेंड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, जो कि स्पेंड की क्या होती है मेरे भाई? स्पेंट होती है। क्या होती है? स्पेंड, स्पेंट एंड स्पेंट। समझ में आ गया? क्लियर है? सभी को बात समझ में आ गई ना? चलिए, तो 86 और 87 को हमने बड़े ही इजी वे में देखा। अब उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस बचे हैं उनकी बात करते हैं। 87 से बढ़ते हैं आगे और बात आती है अब 88 की। किसकी बात करेंगे? 88 की। 88 में दिया है द पावर ऑफ द माइंड ओवर द बॉडी हैज बिकम ए वेरी सिग्निफिकेंट सब्जेक्ट इन रिसर्च इन रिसेंट ईयर्स। ठीक है, बड़ा सिंपल सा एरर है यहाँ पे। अगर आप लोग उसको नोटिस कर पाओ, ऑब्जर्व कर पाओ, है ना। देखो मुझे आप एक बात बता दीजिए, एक बात बताइए कि हैज, हैव और हैड, इन तीनों के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? मुझे बताइए आप। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म? आपने कहा सर कि यहाँ पे तो थर्ड फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। तो जब यहाँ थर्ड फॉर्म आती है तो देखिए यहाँ पर हेड के साथ तो बिकम है, यानी यहाँ पे जो आपका वर्ब है वो देखो कौन सी फॉर्म यूज की गई है? बिकेम की गई है। तो बिकेम तो सेकंड है और बिकम थर्ड है। ठीक है, इन तीनों में से यहाँ पे सेकंड फॉर्म दी गई है जो गलत है। जो क्या है? गलत है। सही फॉर्म क्या होगी? बिकम। तो आपको बिकेम को हटाना है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, और यहाँ क्या कर देना है? इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी बिकम। क्लियर? यानी क्योंकि हैज, हैव के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? थर्ड फॉर्म आता है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? ओके, चलिए 89 की बात कर लेते हैं। सी वॉज हेल्ड टू गिल्ट प्रैक्टिसिंग witchcraft and misdemeanor such as cutting her hair short and dressing up like a man। ठीक है, तो देखिए ये जो गिल्ट है ना, जो गिल्ट है उसको आपको रिप्लेस करना है इस वाले सेंटेंस में। अब आप मुझे बताइए, मैंने क्लू आपको दे दिया है कि यहां पे आएगा क्या? टू गिल्ट की जगह पे क्या आएगा? देखिए, एक तो यहां पर आप देखो ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपका क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये आपकी मेन वर्ब हो गई, यानी पैसिव में लिखा हुआ है। अब इसके बाद में जो आएगा ना वो समझिए। यहाँ पे गिल्ट नहीं आएगा, वर्ब नहीं आएगी। यहाँ पर मेरे दोस्तों क्या आएगा? यहाँ पे आएगा नाउन। क्या आएगा? नाउन आएगा। अब नाउन आएगा तो नाउन क्या आएगा वो भी समझ लीजिए। यहाँ हमें लगाना है गिल्टी ऑफ। क्या लगाना है? गिल्टी ऑफ। अब समझना किस तरीके से समझोगे। शी वॉज हेल्ड गिल्टी ऑफ
प्रैक्टिसिंग विच क्राफ्ट एंड मिसडेमिनियर, है ना। तो इन दोनों की क्या गिल्टी, ये दोनों जो दोनों काम किए उनकी गिल्टी। तो आपको गिल्ट की जगह गिल्टी जो किसका काम करेगी, नाउन का, और उसके बाद में क्या आता है, ऑफ आता है। तो आपको क्या लगा देना है, गिल्टी ऑफ, यानी ये हो जाएगा सी वॉज हेल्ड गिल्टी ऑफ प्रैक्टिसिंग विच क्राफ्ट एंड मिसडेमिनियर सच एज कटिंग हर हेयर शॉर्ट एंड ड्रेसिंग अप लाइक ए मैन। क्लियर, आगे ही बात समझ में यहाँ तक। चलिए बढ़ाते हैं सेशन को आगे, बात करते हैं 90 की। 90 की बात करेंगे अब हम। 90 में है रिसर्चर्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंगम हैव फाउंड दैट पुटिंग टोबैको आउटसाइड ऑफ साइट इन शॉप्स कैन चेंज द एटीट्यूड ऑफ यंग पीपल वर्ड्स स्मोकिंग। ठीक है, टुवर्ड्स है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। ये क्या है मेरे दोस्तों, ये टुवर्ड्स है, पूरा वर्ड है ये ना, टुवर्ड्स स्मोकिंग, और उसके बाद नो एरर है, गलतियां हो जाती हैं, प्रिंटिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं टाइपिस्ट से, सो डोंट वरी अबाउट दैट, आई विल मेक इट करेक्ट। ओके, चलिए तो आप पहले वाले ऑप्शन पे आइए, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे और पांचवें, सबको ऑब्जर्व करना है, फिर बातें करनी है। देखिए पहला ऑप्शन है रिसर्चर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंगम। अब देखो रिसर्चर है यहाँ पे, तो उसके हिसाब से हैव आ जाएगा, फाउंड थर्ड फॉर्म है, दैट है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि सेंटेंस नंबर 1 और 2 में, यानी सेंटेंस नंबर 90 के 1 और 2 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद है पुटिंग, फाउंड दैट पुटिंग टोबैको आउटसाइड ऑफ द साइट, है ना। अब देखो कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि आउटसाइड ऑफ साइट लिखना बोलना गलत नहीं है क्या, इस तरीके की टर्म कोई नहीं होती है। देखो टर्म होती है आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ साइट का मतलब होता है उसे आंखों के सामने से हटा देना, है ना, आपकी पहुंच से दूर हो सकता है, आउट ऑफ साइट है, यानी मेरी नजरों के दूर, कहने का मतलब है आपकी पहुंच से दूर, यानी उस चीज को अगर आउट ऑफ साइट कर दिया जाए, कहाँ पे, दुकानों में, तो कैन चेंज द एटीट्यूड ऑफ यंग पर्सन टुवर्ड्स स्मोकिंग। जब उनको स्मोकिंग का कुछ भी मटेरियल नहीं मिलेगा तो हो सकता है कि कुछ एटीट्यूड चेंज हो जाए, तो आपको आउटसाइड नहीं लगाना है, सिर्फ आउट का यूज करना है, क्योंकि टर्म जो है वो क्या है मेरे दोस्तों, मेरे भाई, आउट ऑफ साइट है। क्या है, आउट ऑफ साइट है, तो आउट ऑफ साइट लगाना है आउटसाइड ऑफ साइट की जगह पे। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है मेरे दोस्तों, सही। इज दैट क्लियर, आ गई ना बात समझ में। चलिए आगे देखते हैं। द यंग सेल्स मैनेजर इज अबाउट टू रिजाइन डिस्पाइट ऑफ हिज सक्सेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बाद है नो एरर। तो फटाफट बताइए कहां पर है गलती। देखो यंग सेल्स मैनेजर इज, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैनेजर सिंगुलर है, सिंगुलर आएगी। अबाउट टू रिजाइन तो फर्स्ट फॉर्म है, डिस्पाइट ऑफ यहां ही प्रॉब्लम है, समझना। वैसे मैंने कई बार इसे बताया है आपको, यह है डिस्पाइट, क्लियर। डिस्पाइट लिखो या फिर एनस्पाइट ऑफ लिखो, है ना। एनस्पाइट ऑफ और डिस्पाइट क्या है, दोनों सिनोनिम्स हैं, या तो डिस्पाइट लिखोगे या एनस्पाइट ऑफ लिखोगे, यानी डिस्पाइट के साथ ऑफ का यूज नहीं होगा। किसका यूज नहीं होगा, ऑफ का यूज नहीं होगा। तो फिर आपकी एरर कहाँ हो गई, ऑप्शन नंबर 3 में हो गई ना, क्लियर है, ऑप्शन नंबर 3 में हो गई। तो इस तरीके से आपका 90 और 91 हो जाता है कंप्लीट। अब बढ़ाते हैं सेशन को आगे और बात करेंगे इससे आगे वाले क्वेश्चन की, जिसमें दिया क्या हुआ है वो बात हमें पता लग जाएगी। चलिए 91 के बाद मेरे भाई हम आते हैं 92 पे, और 92 में क्या दिया हो देखिए, मोर एंड मोर पीपल आर यूजिंग different color schemes in their homes that reflecting their personalities। अब देखिए जो 92 नंबर का क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा इंटेंसिव रीडिंग के साथ पढ़िए, यानी थोड़ा सा समझते हुए पढ़िए, प्रोफाउंडली पढ़िए, गहराई में जाइए। देखिए, और अगर नहीं जा पा रहे तो मैं जबरदस्ती पकड़ कर ले जाऊंगा आपको। देखिए चलो कीजिए मुझे फॉलो, और मैं बात बताता हूं किस तरीके से होगा। देखो मोर एंड मोर पीपल, यानी अधिकतर लोग, है ना, इसका मोर एंड मोर का मतलब है अधिकतर लोग, आर यूजिंग डिफरेंट कलर स्कीम्स इन दियर होम्स, वो अपने घरों में क्या कर रहे हैं, तरह तरह के कलर्स को यूज कर रहे हैं। और उस कलर से क्या होगा, दैट, ये दैट किसके लिए यूज हुआ है, दैट हुआ है कलर स्कीम्स के लिए,
किसके लिए? कलर स्कीम्स के लिए, है ना, रिफ्लेक्टिंग देयर पर्सनैलिटीज। अब वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म कैसी है? नॉन फाइनाइट है। कैसी है मेरे दोस्तों? नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट का मीनिंग होता है, नॉन फाइनाइट का मीनिंग होता है जिन वर्ब से किसी भी सब्जेक्ट का डिसीजन नहीं होता, है ना, किसी भी टेंस का डिसीजन नहीं होता, किसी भी पर्सन का डिसीजन नहीं होता, किसी भी नंबर का डिसीजन नहीं होता। ना तो उससे सब्जेक्ट पता चलता है, ना टेंस पता चलता है, ना पर्सन पता चलता है, ना नंबर पता चलता है। और वर्ब की फोर्थ फॉर्म को अगर आप मेन वर्ब के रूप में यूज ले रहे हो तो उसे सब्जेक्ट, टेंस, नंबर और पर्सन सबका पता होना चाहिए। तो यानी कि यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो कैसी आनी चाहिए? फाइनाइट आनी चाहिए। और फाइनाइट वर्ब के लिए आपको क्या करना होगा? रिफ्लेक्ट में से आपको आईएनजी हटाना होगा। सिर्फ मेरे दोस्तों क्या लिखना होगा? रिफ्लेक्ट लिखना होगा। क्या लिखना होगा? रिफ्लेक्ट। और इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? फोर्थ वाला सही हो जाएगा। सो इज दैट क्लियर? चलिए बढ़ाते हैं सेशन को आगे, बात करते हैं 93 की। ठीक है, 93 में क्या है देखिएगा, बिकॉज आर्ट इज सो सब्जेक्टिव नो फॉर्म ऑफ आर्ट कैन बी मोस्ट इफेक्टिव देन द अदर, नो एरर। चलिए देखो, बिकॉज आर्ट इज सो सब्जेक्टिव, आर्ट कैसा फॉर्म है? सब्जेक्टिव फॉर्म है, डेस्क्रिप्टिव फॉर्म है। नो फॉर्म ऑफ आर्ट, नो फॉर्म ऑफ आर्ट कैन बी मोस्ट इफेक्टिव देन द अदर। अब देखिए यहाँ पे किसका यूज हुआ है? देन का, है ना। और जैसे ही देन का यूज हुआ तो हमें एक बात पता लगी कि इससे पहले जो डिग्री आएगी वो तो कंपैरेटिव डिग्री आएगी। कौन सी डिग्री आएगी? कंपैरेटिव डिग्री आएगी। और अगर कंपैरेटिव डिग्री आएगी तो फिर आपको मोस्ट को हटाना पड़ेगा और मोस्ट की जगह पर क्या लगाना होगा मेरे दोस्तों? मोर लगाना होगा। क्या लगाना होगा? मोर। और मोर लगाओगे सेंटेंस आपका कंपैरेटिव फॉर्म में आ जाएगा, कैन बी मोर इफेक्टिव देन द अदर। उसके बाद आ जाएगा नो एरर। तो फिर आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाता है? एकदम से सही हो जाता है। तो बात आ गई ना समझ में? क्या लगाना है आपको? मोस्ट को डिलीट करना है, रिप्लेस करना है किससे? मोर से। मोर से करना है। सो क्लियर हो जाती है 93 तक की बात। फिर हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं 94 की। और 94 की अगर मैं बात करूं तो 94 में क्या गिवन है वो देख लीजिए। ए 2007 स्टडी ऑफ हरिकेन कैटरीना survivors found that those whom scored high on two measures of creativity, originality and flexibility coped with the crisis better, no error. सो देखिए ओवरऑल अगर आप इसको थोड़ा सा एनालिसिस कर लो तो बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखिए ये शुरू होता है 2007 स्टडी ऑफ हरिकेन कैटरीना सर्वाइवर्स फाउंड। तो फाउंड क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। चलिए अब बताइए फाउंड क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और वर्ब की अगर ये सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो टेंस कौन सा हुआ? पास्ट सिंपल हुआ ना, पास्ट सिंपल हुआ। उसके बाद है दैट और उसके बाद है दोज और दोज के बाद है हुम और हुम के बाद है वर्ब। ठीक है, अब यही तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम को देखो अभी सॉल्व करते हैं। अगर हु आता है तो उससे पहले कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन होता है, ठीक है, और इसके बाद में क्या होती है? वर्ब होती है। बहुत ही सिंपल सा पैटर्न है, याद रखना। और अगर हुम आता है तो हुम के बाद सब्जेक्ट होता है और हुम से पहले कोई नाउन या प्रोनाउन होता है ना। अब देखो यहाँ दोज के लिए हुम की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सब्जेक्टिव फॉर्म की जरूरत है और इसके बाद में वर्ब आई हुई है। तो फिर आपको ये वाला कंस्ट्रक्शन यूज नहीं लेना है, क्योंकि जो हुम है ना, जो हु है ना मेरे दोस्तों, वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म का काम करता है। हु है ना वो सब्जेक्टिव फॉर्म का काम करता है। हमें जरूरत सब्जेक्ट की है तो यहाँ से हुम को आप हटाओगे और हुम के स्थान पर किसका यूज कर दोगे? हु का यूज कर दोगे। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? एकदम राइट हो जाएगा। क्लियर है सभी को? बात समझ में आ गई ना। उसके बाद बात करते हैं 95 की। 95 में दिया है कैन फॉलेट हैज मेड ए करियर आउट ऑफ कीपिंग रीडर्स एट द एज ऑफ देयर सीट्स, है ना, इनग्रोस्ड इन हिज सस्पेंसेस थ्रिलर्स। ठीक है, देखो कैन, ये फॉलेट किसी का नेम है, हैज मेड कौन सा टेंस?
प्रेजेंट परफेक्ट, क्लियर है। करियर, आउट ऑफ कीपिंग रीडर्स एट द एज, ठीक है, एट द एज। अब आपको एट द एज की जगह पे क्या करना है ये ध्यान रखना, जो ये ईडियम यूज हुई है ना एट द एज, ठीक है, ऑफ दियर सीट्स, इसकी जगह आपको रिप्लेस करना है और लिखना है इन द एज ऑफ, इन द एज ऑफ दियर सीट्स, है ना। सीट्स का मतलब है कि वो इनके अर्थ में यूज करेगा, किसके अर्थ में, सीट के अंदर बैठोगे ना तो वहां इनके अर्थ में यूज करेगा, तो आपको एट के स्थान पर क्या कर देना है, इनका यूज कर देना। मेरे दोस्तों किसका यूज करना, इनका। तो इस तरीके से एरर आपकी कहाँ आ जाएगी, ऑप्शन नंबर 2 में। तो क्लियर है, आगे ना बात समझ में। चलिए सेशन को थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं और बात कर लेते हैं हम 96 और 97 की। चलिए 96 में गिवन है, इन द मूवमेंट देयर इज नो कंक्लूसिव एविडेंस द वायरस कैन स्प्रेड फ्रॉम वन ह्यूमन टू अदर, ठीक है। चलिए इसमें कहाँ एरर है बताइए, देयर इज नो कंक्लूसिव एविडेंस दैट द वायरस कैन स्प्रेड फ्रॉम वन ह्यूमन टू अनदर ह्यूमन। देखो इन द मूवमेंट नहीं होता, टाइम के लिए हम एग्जैक्ट टाइम के लिए हम किसका यूज करते हैं, एट का, है ना। एट द मूवमेंट का मीन्स होता है एग्जैक्टली, क्या होता है, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली देयर इज नो कंक्लूसिव एविडेंस। याद रखना एट द मूवमेंट का मतलब क्या होता है, एग्जैक्टली देयर इज नो एविडेंस दैट द वायरस कैन स्प्रेड फ्रॉम वन ह्यूमन टाइम टू अनदर। एग्जैक्टली टाइम की बात करेगा, एग्जैक्टली टाइम की बात करेगा। एट द मोमेंट का मतलब होता है एग्जैक्टली टाइम या टाइम से रिलेटेड, और वैसे भी एग्जैक्ट टाइम के लिए हम किसका यूज करते हैं, एट का यूज करते हैं। सो ओवरऑल आपका एरर कहाँ होता है, ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। द न्यूज़पेपर रिपोर्टेड मूविंग स्टोरी ऑफ हाउ वन वुमन चैनल्ड हर ओन बिटरनेस इनटू गुड बाय मेकिंग ए कमिटमेंट टू हेल्प टू अदर पीपल्स किड। चलिए बताइए कहाँ है इसमें एरर, 97 वाले में मुझे आप एक बार बताइए एरर कहाँ हो सकती है। चलिए बताइए, देखो द न्यूज़पेपर रिपोर्टेड मूविंग स्टोरी ऑफ हाउ वन वुमन चैनल्ड हर ओन बिटरनेस इनटू गुड बाय मेकिंग ए कमिटमेंट टू हेल्प टू अदर पीपल्स किड्स, अदर पीपल्स किड्स। चलिए देखिए इस तरीके के सेंटेंस में गलती ढूंढने के लिए आप देखिए न्यूज़पेपर के बाद रिपोर्टेड सेकंड फॉर्म है, कहीं प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद है मेरे दोस्तों ऑफ के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं, वन के बाद वुमन चैनल हर ओन बिटरनेस इनटू गुड बाय मेकिंग ए कमिटमेंट भी सही है, टू हेल्प सही है, अदर पीपल्स किड तो सही है ओवरऑल। तो फिर आपके सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। अब बात करेंगे हम 89 और 19 की। चलिए करते हैं बात। If anyone cares to join me in this campaign, either now or in future, they are most welcome, है ना। अब देखिए मैंने कहा था कि अगर एक में प्रेजेंट है तो दूसरे में भी प्रेजेंट हो सकता है या फिर फ्यूचर हो सकता है, तो यहाँ दोनों जगह प्रेजेंट है, तो टेंस संबंधी तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, है ना। टू ज्वाइन मी इन दिस कैंपेन ईदर नाउ और। अब ध्यान रखना यहाँ पे जिस चीज का हमें यूज करना है ना वो ईदर नहीं है, वेदर है। क्या होगा, वेदर, यानी ये आपकी इच्छा पर डिपेंड है। वेदर का यूज कंडीशन के लिए होता है ना, किसके लिए होता है, कंडीशन के लिए, यानी वेदर नाउ चाहे तो अभी करो या फिर फ्यूचर में। तो यहाँ आइदर या ईदर का यूज नहीं होगा, किसका यूज होगा, वेदर का। अब देखो इन दोनों स्पेलिंग में डिफरेंस है। ये वेदर देखिए आप WEATHER ये वेदर है और WHETHER ये वेदर है ना। तो दोनों वेदर अलग अलग हैं, एक तो मौसम की बात करता है, एक कंडीशन की बात करता है, तो दोनों की स्पेलिंग्स अलग अलग हैं, तो आपको घबराने की जरूरत है नहीं, है ना। ये वेदर अलग है, ये कंडीशन के लिए होता है, वो मौसम के लिए होता है। तो कंडीशन है चाहे तो अभी या फिर फ्यूचर में आप कर सकते हो। सो आपको आइदर या इधर को हटाना है और क्या लगा देना है मेरे दोस्तों, वेदर लगा देना है, जो कि आपका एकदम से फिट बैठता है। सो इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? बात समझ में आ गई होगी सभी को, है ना, सभी को आ गई ना समझ में। चलिए 99 देखिए, द गवर्नमेंट इनिशिएटेड वेरियस मेजर टू रेज द लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ द पीपल। बताइए कहीं कोई प्रॉब्लम है क्या? देखो गवर्नमेंट इनिशिएटेड सेकेंड फॉर्म में वेरियस मेजर टू रेज द लिविंग स्टैंडर्ड्स। इस सेंटेंस में कहीं कोई एरर नहीं है, ये ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर 5
होना चाहिए था मेरे हिसाब से यहाँ पे उसके साथ। देखो 1 2 3 है ना, 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4th हो गया और 5th, यानी कि नो एरर होना चाहिए। यहाँ पर क्या एक ऑप्शन होना चाहिए था, नो एरर होना चाहिए था। इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, टाइपिस्ट की मिस्टेक है, डोंट वरी। देखो यहाँ पे सारा कुछ सही है, आपका वर्ब सही है, जो चीज़ें लिखी हैं वो सारी सही है, तो यहाँ पे नो एरर बनता है, नो एरर बनता है मेरे दोस्तों। यहाँ पे ये 3 यहाँ नहीं होना चाहिए था, मुझे लगता है कि यहाँ पर 3 होना चाहिए था, है ना, यहाँ पर 4 होना चाहिए था और यहाँ पर 5th होना चाहिए था। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाता, 5th वाला सही हो जाता। चलिए कोई नहीं, हो जाती है मिस्टेक, अब आप इसको सही कर लीजिएगा एक बार, नो एरर आएगा इस वाले क्वेश्चन में। तो 80, 98 और 99 की हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन की, और हम यहाँ बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 100 की। किसकी बात करेंगे, 100 की बात करेंगे, और आप मुझे बताइएगा कि 100 में क्या आने वाला है। चलिए, दिया हुआ है द रीजन फॉर माई प्रोलॉन्ग्ड एब्सेंस फ्रॉम द क्लास वॉज बिकॉज आई वॉज इल। मैंने आपको पहले भी बताया था कि रीजन या कारण बताने के लिए जैसे आप द रीजन का यूज करते हो ना, और फिर आपने ड्यू टू का यूज किया या फिर बिकॉज का यूज किया, है ना, तो ये गलत है, तो ये गलत है। यानी द रीजन लिख दिया तो आपको ड्यू टू और बिकॉज लिखने की जरूरत नहीं होगी। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द रीजन लिखा हुआ है। द रीजन फॉर माई प्रोलैंग्ड एब्सेंस फ्रॉम द क्लास वॉज बिकॉज नहीं आएगा, डिलीट करना है, लेकिन आपको कोई ना कोई प्रोनाउन लगाना पड़ेगा। रिलेटिव प्रोनाउन आप किसका यूज कर रहे हो, दैट का यूज कर रहे हो, या यूं कहें कि कंजंक्शन दैट का यूज कर रहे हो। उसके बाद आई वॉज इल क्यों नहीं किया, क्योंकि हमने पहले ही रीजन का यूज कर लिया, कारण की बात हमने पहले ही कर ली, तो हम ड्यू टू और बिकॉज की बात बिल्कुल नहीं करेंगे। माइंड इट, बैठा लीजिए दिमाग में, क्योंकि ये उसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन है इस सेशन के अंदर। आपको आना चाहिए मेरे भाई, आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए कि अगर ऐसा हुआ तो ये होना है, ये होना तय है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाता है, 4 सही हो जाता है, ये 5th वाला है। चलो थोड़ी बहुत ये टाइपिंग एरर यहाँ है, लेकिन वो हमें मैटर नहीं करती, क्योंकि हमारा आंसर क्या है, बिकॉज को डिलीट करके दैट लगाना है, यानी ऑप्शन 4th हमारा यहाँ पे अप्रोप्रिएट और करेक्ट आंसर हो जाता है। तो इस तरीके से आज तक हमने, यानी सेशन नंबर 4 तक हमने 100 एरर्स की बात कर ली है। इसके अलावा मैं हर एक चैप्टर के अंदर 50-50 एरर्स आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं, यानी करीब 700-800 एरर्स वहां पर मैं आपको करवा चुका हूं। करीब हमने 100 पढ़ ली है, और भी आगे हम कुछ एक सेशन लेके आएंगे, तो करीब 1000 एरर्स को अगर आप स्टडी करोगे तो मेरे भाई बिलीव कि आपको फिर कोई नहीं रोक सकता एरर में नंबर लाने से। बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे आप एरर में, बिलीव मी, ट्रस्ट मी, ये सच है, यही फैक्चुअल बात है। ठीक है, तो दोस्तों आज के सेशन में तो हम यहीं पर इस सेशन को विराम देना चाहेंगे। जल्दी मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।